हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस। सो अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट जो है वो ऐड कर दी है आई बटन पे। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सारे ही वीडियोज जो ऐड किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। साथ में ही प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपका कितना स्कोर आया है। ओके, तो जो है जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का हमारा मॉक टेस्ट। First up, a question है, name the company that has acquired 0.4% of shares of PNB Housing Finance Limited for rupees 90 करोड़ through an open market transaction। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने 0.4% के स्टेक्स जो हैं, जो आपके 0.4% के शेयर्स हैं वो एक्वायर किए हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में विद द वर्थ ऑफ रुपीज़ 90 करोड़। तो आंसर हो जाएगा इट इज़ डन बाय द HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसने ये आपके एक्वायर किए हैं? HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने से एक्वायर किए हैं। इसी के साथ एक और आपकी न्यूज़ है, जैसे मॉर्गन स्टैनले सोसाइटी जनरल एंड इसी के साथ अदर एंटिटीज थी जिन्होंने 1.77 करोड़ के जो शेयर हैं आपके, विच इज़ 6.82% ऑफ स्टेक्स, ये एक्वायर किए हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू दी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन वर्थ रुपीज़ 1664 करोड़। तो ये दोनों न्यूज़ आपकी थी रिलेटेड टू योर स्टेक्स। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसके MD एंड CEO कौन है? गिरीश कौसगी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और टैगलाइन है घर की बात। नाउ HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO है विभा पतलकर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? सर उठा के जियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन डैश। तो रिसेंटली जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पावर मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया था लेह लद्दाख में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं। नाउ जो फिलिंग स्टेशन है इसे डेवलप किसने किया है? इट इज़ डेवलप्ड बाय दी अमरा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द NTPC लिमिटेड। इसे सेटअप किया गया था फॉर द NTPC लिमिटेड और ये जो स्टेशन है ये प्रोड्यूस करेगा पर डे 80 kg ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। और जो NTPC है नाउ ये ऑपरेट करेगा 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को इन अ ले रीजन। ओके, साथ में ही नोट करना है, रिसेंटली JSW रिन्यू एनर्जी ने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है 700 मेगावाट सोलर पावर अग्रीमेंट। किसके साथ? NTPC के साथ। इट इज़ योर पावर परचेज अग्रीमेंट जो NTPC और JSW रिन्यू एनर्जी के बीच में साइन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये कमीशन किया जाएगा जून 2026 में। साथ में ही बात कर लेते हैं JSW रिन्यू एनर्जी जो है, JSW एनर्जी जो है, इसके टारगेट क्या है? 2030 तक इसका टारगेट है कि इन्हें कैपेसिटी जनरेशन करना है 20 गीगावाट का और एनर्जी स्टोरेज जो है करनी है 40 गीगावाट आवर की बाय 2030। और लॉन्ग टर्म इनका जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी का, ये है आपका 2050 तक। ठीक है, Now next question है, which ministry has designated snake bite cases and deaths as a notifiable diseases? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि स्नेक बाइट को अब डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ नोटिफाइबल डिजीज? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पे मैंडेट निकाला है। इन्होंने क्या बोला है? इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कि उनको रिपोर्ट करना होगा स्नेक बाइट के केसेस और डेथ्स को। ठीक है, मतलब इसका एक रिकॉर्ड इनको रखना होगा। फाइन, एंड दिस अलाइंस विद द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ स्नेक बाइट एंड एनवेनमिंग विच वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2024 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसका प्लान क्या है, इसका एम क्या है कि हमें रिड्यूस करनी है स्नेक बाइट फैटलिटीज बाय 50% बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमें 50% तक ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमारा एम है। Next is, name the fintech startup that has recently in November completed its merger with the Northeast Small Finance Bank. तो इनमें से कौन सा fintech है आपका? It is your बेंगलुरु बेस्ड fintech जिसका नाम है स्लाइस, जिनका मर्जर हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नाउ दोनों की ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नाउ दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके करंट MD एंड CEO हैं सतीश कुमार कालरा। इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी गुवाहाटी, असम। ओके,
नेक्स्ट आपका स्लाइस है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है एंड करंट सीईओ इसके हैं राजन बजाज और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 विच कंपनी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन एंड अडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट डिमांड। तो रिसेंटली फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 का आपका आया था, जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है बेसिकली जो इवेल्युएट करती है आपके टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स को बेस्ड ऑन दी प्राइस वाटर हाउस कूपर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस पे बेस्ड आपकी ये जो है रैंकिंग रहती हैं। एंड इस बार इन्होंने 2014 से 24 तक का यहाँ पे जो है रिपोर्ट इवेल्युएट की है, ठीक है, कि 2014 से 2024 के बीच में कितना यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। फाइन, नाउ जो आपका 2024 का इंडेक्स है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इसमें टॉप किया है सैमसंग ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग ने टॉप किया है। एंड सैमसंग इज फॉलोड बाय योर रिलायंस इंडस्ट्री जिसका आपका 13th रैंक था। अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में 13th रैंक था, काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है और अभी ये 2nd रैंक पे है। देन इट इज़ फॉलोड बाय यूएसए की आपकी एप्पल, देन नाइक एंड ASML ऑफ योर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग Indian actress is appointed as a national ambassador for cyber safety by the Indian Cyber Crime Coordination Center। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको जो है नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है साइबर सेफ्टी का, तो इट इज रश्मिका मंदाना, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नाउ आप यहाँ पे बात करेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की I4C की, तो इसके करंट CEO आपके हैं राजेश कुमार और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, next is which company has completed the acquisition of 100% stake in Mumbai-based Bharat Serums and Vaccines Limited for rupees 13,768 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक्विजिशन किया है यहाँ पे, तो इट इज मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जिसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है आपका। चेयरमैन कौन है, रमेश जुनेजा, MD इसके हैं राजीव जुनेजा और CEO हैं शीतल जुनेजा। Fine. Now next is India's first integrated waste management city and learning center to be set up in Dash by September 2025। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी और लर्निंग सेंटर। तो आंसर हियर इज इट विल बी सेटअप इन दी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोरखपुर के कौन से विलेज में ये आपका सेटअप किया जाएगा, सुथनी विलेज जो है गोरखपुर का, वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। और इसका मेन एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि जो हमारी सिटी है उसको गार्बेज फ्री बनाना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। और ये कैसे होगा, बाय फॉलोइंग दी सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट है, जो हम वेस्ट है उसको एक तरह से उसके बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे चारकोल और बायो CNG हम इससे जनरेट करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मॉडल है, ये प्रेजेंट किसने किया था, गोरखपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर जो गौरव सोगरवाल हैं, इन्होंने ये मॉडल जो है प्रेजेंट किया था। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये 3 यहाँ पे प्लांट जो हैं वो इन्होंने प्लान किए हैं। एक तो होगा ड्राई वेस्ट प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 500 टन पर डे की, और ये प्रोड्यूस करेगा आपका चारकोल। हमने अभी पढ़ा चारकोल और बायो CNG प्रोड्यूस करेगा। तो जो ड्राई वेस्ट प्लांट होगा ये आपका क्या प्रोड्यूस करने वाला है, चारकोल प्रोड्यूस करेगा और कैपेसिटी इसकी 500 टन पर डे की रहेगी, ठीक है। इवन यहाँ पे इन्होंने MOU भी साइन किया है NTPC के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹300 करोड़। किस चीज़ के लिए, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्लियर है। दूसरा आपका प्लांट जो रहेगा वो रहेगा वेट वेस्ट प्लांट। एक तो ड्राई हो गया, एक वेट वेस्ट प्लांट हो गया जिसकी कैपेसिटी आपकी 200 टन पर डे की रहेगी, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बायो CNG। साथ में ही एक आपका रहेगा हजार्डस वेस्ट प्लांट। ये आपके जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होंगे उसको प्रोसेस करेगा बाय यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड, ठीक है। एनवायरमेंट, जिससे एनवायरमेंट को फर्क ना पड़े या कम फर्क पड़े, इस मेथड्स को ये यूज करेंगे फॉर डिग्रेड और फॉर प्रोसेसिंग दिस वेस्ट। ओके, नाउ लास्ट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ गोरखपुर के लिए ही नहीं है
गोरखपुर के साथ साथ जो 8 नेबरिंग अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका वेस्ट भी यहाँ पे जो है प्रोसेस किया जाएगा. These all things are mentioned in this news. Okay. Next question है, as per the RBI data, outward remittance under its liberalized remittance scheme declined -% to the 22.82 billion US$ in 9 months. अप्रैल से दिसंबर की यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2025 की. इस दौरान जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, बेसिकली इंडिया से जो पैसा बाहर जाता है उसको आउटवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं. इनवर्ड रेमिटेंस जब पैसा इंडिया में आ रहा होता है. ठीक है, तो आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो आपका कम हो गया है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. ठीक है, कितना परसेंट कम हुआ है? तो 10.15% ये कम हुआ है. फाइन. और अगर और डेटा की यहाँ पे बात करें तो Q3 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आउटवर्ड रेमिटेंस जो है ये आपका बढ़ा था 3.3% टू 6,674.4 मिलियन ये था. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रेमिटेंस फॉर डिपॉजिट की तो ये आपका 9 मंथ में कम हुआ है, 43% हुआ है. इसके अलावा अगर बात करें रेमिटेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, ये भी आपका कम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 25.2%. देन आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल, ये आपका अगेन कम हुआ है 2.23% ये हुआ है टू 13.10 बिलियन US$. एंड नेक्स्ट आता है रेमिटेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये आपका बढ़ा है 2.09%, ये आपको देखने को मिला है. ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की. एक बेसिकली स्कीम है जिसके तहत आप जो है अपना पैसा जैसे फॉर एग्जांपल आप घूमने गए, तो जब आप घूमने जाओगे तो आप जहाँ पे घूमने जा रहे हो उधर की करेंसी में ही आप जो है ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है. तो आप इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करवाते हो और फॉरेन रुपीस में उसे एक तरह से एक्सचेंज आप ले लेते हो, राइट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये होता है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है इसके तहत कितना अमाउंट आप मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट जो है वो आप रेमिट कर सकते हो. तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 2.5, इट इज योर 2.5 लाख US$. ठीक है, 2.5 लाख US$ जो है वो आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसका लिमिट ये होता है आपका किसका? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का, कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख US$ जो है वो इस स्कीम के तहत खर्च कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो. ठीक है, चाहे वो आप पढ़ने जा रहे हो, फीस के टर्म में बात हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट अपना करवा रहे हो, तो ये सारी ही इसमें आ जाती है आपकी. ओके, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम रखा है आरबीआई डेटा ऐप. ठीक है, आरबीआई का डेटा जो हमें बताएगी ये है आपकी आरबीआई डेटा, जिसमें बोला गया है कि ये जो ऐप है ये 11,000 डिफरेंट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेटा, मतलब आरबीआई का जो आपका इकोनॉमिक डेटा होगा उसके बारे में ये हमें बताएगी. दूसरा कि 20 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे जो यूज़र्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब जो भी बैंक्स आपके होंगे उनके आसपास तो वो आपको पता चल जाएंगे इस ऐप के थ्रू. इसके अलावा सार्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी इन कंट्रीज़ के बारे में जो फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी. साथ में ही जो रीसेंट रिपोर्ट्स आरबीआई रिलीज़ करेगा वो भी इसमें आपके शामिल की गई हैं, उसके बारे में भी आपको इस ऐप के थ्रू जानकारी मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया विल नीड टू ग्रो बाय -% ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट 22 years टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग हाई इनकम नेशन स्टेटस बाय 2047. तो आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है कि हमें जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, हमें हाई इनकम नेशन स्टेटस पाना है 2047 तक. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया को जो है 7.8% के दर से ग्रो करना होगा, तभी हम आने वाले 22 सालों मतलब नेक्स्ट 22 ईयर्स में हमें इतना ग्रो करना है, 7.8% की ग्रोथ हमें रखनी है, ताकि हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएँ 2047 तक. ठीक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है. इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, टाइटल बिकेम अ हाई इनकम कंपनी इन अ जनरेशन. तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई थी, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग
जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है इसके बेसिस पे इन्होंने 4 कैटेगरी यहाँ पे बनाई है वर्ल्ड बैंक ने। जैसे लो इनकम कंट्रीज आपकी इनका जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, ये आपका जो है कितना होना चाहिए 1045 या इससे कम। अगर इससे कम होता है इन दैट केस ये लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। वहीं पे जिस कंट्री का GNI पर कैपिटा जो है ये 1046 $, से 4095 $, के बीच में होता है, तो ये आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाता है। ऐसे ही कंट्रीज जिनका GNI 4096 $, एंड 12,535 $, के बीच में है, तो ये अपर मिडिल इनकम है। और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऐसी जिनका GNI पर कैपिटा आपका जो है होता है 12,536 या इससे ज़्यादा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इंडिया कौन से लेवल पे लाई करता है अभी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मिडिल इनकम वाली कंट्री में जो है इस कैटेगरी में जो है इंडिया लाई करता है। फाइन। इंडिया का जो GNI है GNI पर कैपिटा है ये है 1136 $, एंड बिटवीन योर 4465 $, और ये आपका 2023 का डेटा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया आपका लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। फाइन। अब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिए हैं कि इंडिया अगर ऐसा करेगा तो ये जो है अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। जैसे हमें अचीव करना होगा फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा, हमें इन्वेस्टमेंट जो है आपकी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी होगी। हमें 33.5% से ये 33.5% ऑफ GDP से बढ़ाकर ये 40% हमें करना होगा बाय 2035। देन हमें ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो आपका बढ़ाना होगा 56.4% से ये हमें मोर देन 65% करना होगा, और हमें प्रमोट करना होगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को। वहीं पे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, 55% हमें करना होगा 2050 तक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी अपने रिपोर्ट में। फाइन। नाउ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में, और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज डेवलप्ड द इनोवेटिव हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन जिसका नाम है वज्रशॉट, that was showcased in Swalamban 2024 Indian Navy's Naval Innovation and Indigenous Organization, that is NIIO seminar organized by Indian Navy in New Delhi, Delhi। तो स्वालंबन 2024 में डिस्प्ले किया गया था, शोकेस किया गया था आपका हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्रशॉट को। ठीक है, अब ये जो आपके एंटी ड्रोन गन है इसको डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय दी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। किसने डेवलप किया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ वज्रशॉट की बात करें तो इसका जो वेट है ये 3.5 kg का है, जो डिटेक्ट कर सकता है और जैम कर सकता है ड्रोन सिग्नल्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। इसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हो हैंड हेल्ड ड्रोन डिटेक्टर के साथ, ताकि इसका एक एनहांस्ड वर्जन आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक मिल जाएगा, जिसका नाम वज्र सुपर शॉट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की जा रही है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि आपका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है डिवाइस की कैसे ऑपरेट कर रहा है या उसका जो भी ऑपरेशनल स्टेटस है वो आपको आसानी से आप रियल टाइम बेसिस पे देख पाएँ। ठीक है, बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ इसकी आपकी 9 hours की है। ओके, next is India's first Mars and Moon analog mission has been launched in Dash to simulate life in an interplanetary habitat by the ISRO, that is Indian Space Research Organization। तो कहाँ पे ये आपका मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च इन दी लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड जो ये मिशन है ये आपका कोलैबोरेशन है इसरो का AAK स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब का ये आपका कोलैबोरेटिव मिशन था, जिस मिशन में कॉम्पैक्ट इनफ्लेटेबल हैबिटेट जो है जिसका नाम HAB-1 रखा गया है, इसको वहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर फैसिलिटीज़ आपकी प्रोवाइड की गई हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स फार्म, किचन, सैनिटेशन सिस्टम, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। फाइन। अब ये आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के आपके करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है S सोमनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्जर हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा मर्जर है आपका जिसको अप्रूवल दिया है सीसीआई ने? तो आंसर हो जाएगा इट इज स्वतंत्र होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिनका मर्जर हुआ है इनटू मतलब अप्रूवल हुआ है इसका मर्जर के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी आपके स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद इस मर्जर के बाद जो है स्वतंत्र होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडी बन जाएगी आपकी एसएमपीएल की। क्लियर है? इसके अलावा आपको नोट करना है एक और एक्विजिशन यहाँ पे अप्रूव किया है सीसीआई ने, विच इज ब्लैक वाटर कोल माइन का यहाँ पे जो है एक्विजिशन किया गया है बाय दी एनएस ब्लैक वाटर पीटीवाई लिमिटेड जिसका 20% का एक्विजिशन अप्रूव किया गया है, एंड जेएफई स्टील ऑस्ट्रेलिया जिसमें 10% का अप्रूवल यहाँ पे एक्विजिशन का अप्रूवल दिया गया है। फाइन। नाउ सीसीआई की बात करें तो इसके चेयरमैन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ नागालैंड रिसेंटली इन नवंबर इनॉग्रेटेड द डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस स्कीम व्हिच इज डेवलप्ड बाय IRDAI इन कोलैबोरेशन विद डैश इंश्योरेंस कंपनी। तो जो नागालैंड के सीएम है उन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस स्कीम को, जिसे डेवलप किया गया है IRDAI एंड टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। ठीक है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसे बनाया गया है। इस इंश्योरेंस स्कीम का मेन एम है कि जो आपका इंश्योरेंस प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए एंड एनहांस किया जाए आपके पिगरी ऑपरेशंस को। ठीक है, मतलब सपोर्ट बढ़ाया जाए पिगरी ऑपरेशंस के लिए। फाइन। नाउ आपको नोट करना है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके करंट MD एंड CEO है अमित गनोरकर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नागालैंड के जो सीएम है इन्होंने और इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च किए थे, जैसे पूरा कैब, जैसे आप सभी को पता है रैपिडो है, ओला ऐप है, ठीक है, ओला कैब है सॉरी, देन ओला उबर, ये सब कैब फैसिलिटीज आपकी होती हैं, ऐप के थ्रू आप इन्हें जो है अपनी कैब बुक करते हो, तो वही टैक्सी फैसिलिटी यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है ओला कैब के नाम से नागालैंड में। फाइन। नेक्स्ट है कि इन्होंने इस इवेंट में नागालैंड लॉजिस्टिक कनेक्ट इनिशिएटिव जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो ऑफर करता है 12% मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट ऑन व्हीकल्स जो यूज किए जाते हैं आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, एंड ये जो डिस्काउंट है ये बेनिफिशियरीज अवेल कर सकते हैं थ्रू द पोर्टल लाइक नागालैंड क्रेडिट पोर्टल एंड चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है, इसके थ्रू ये इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अंडर दिस नागालैंड टूरिज्म कनेक्ट इनिशिएटिव, यहाँ पे जो नागालैंड के सीएम है इन्होंने फ्लैग ऑफ किए हैं न्यू व्हीकल्स, जैसे 8 टाटा 20 सीटर बसेस को इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, 2 टाटा विंगर्स हैं, 65 किया कारन्स हैं, एंड 20 योटा इनोवास जो हैं उनको इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, उन्हें रिलीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन दी 92nd जनरल असेंबली हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंटरपोल का? इट इज योर इनका नाम क्या है? वेल्डिसी यूरक्वेजा, इनका नाम है वेल्डिसी यूरक्वेजा, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इनका नाम है जुर्गेन स्टॉक, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड वेल्डेसी यूरकेसा जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री जिनको इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से बिलोंग करते हैं। अब इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरपोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो, अब इसे ऐसा समझो जैसे इंडिया में आपकी पुलिस होती है, या पुलिस पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है XYZ स्टेट है जहाँ पे एक व्यक्ति ने क्राइम किया। ठीक है, ये व्यक्ति है, इसने XYZ स्टेट में क्राइम किया और ये आपका ABC स्टेट में भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुलिस है XYZ की, ये आपका जो है कांटेक्ट करेगी ABC स्टेट के पुलिस के साथ और इस क्रिमिनल को ढूंढ निकालेगी। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ हो जाए कि इंडिया से कोई क्रिमिनल भाग के दूसरे देश चले जाए, तो उसके लिए आपका सपोर्ट करता है इंटरपोल।
तो इंटरपोल हमें मदद करता है जो आपका क्रिमिनल है उसकी डिटेल बताने में, जो भी वो दूसरी कंट्री में छुपा हुआ है तो उसकी डिटेल, उस क्या एक्टिविटी है उसकी, ये सब चीज़ें हमारी जो पुलिस है उसको वो बताएगा। ठीक है, तो आप ऐसा लगाओ जहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आ जाती है तो ये चीज़ इंटरपोल देखती है। क्लियर है? नाउ इसकी 92nd आपकी जनरल असेंबली हुई थी 4th to 7th नवंबर को, एंड इसमें मेंबर कंट्रीज के 1000 डेलीगेट्स यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें से इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद एंड विजेंद्र बिदारी, उन्होंने यहाँ पे जो है इस असेंबली को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट जिसका नाम है प्रॉस्पेरा NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट फॉर NRIs। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है इस प्रॉस्पेरा NRE सेविंग अकाउंट को फॉर NRIs। इसके लिए और कौन एलिजिबल है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर रहे हैं 182 डेज या उससे ज़्यादा। ठीक है, वो NRI की कैटेगरी में आते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं दूसरी कंट्री में, जैसे आपकी USA हो गया, अदर कंट्रीज जो हो गई अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और इनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देन नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, ये पर्सन आपके इंडिया के बाहर रहते हैं और ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, बेसिकली इनके पास OCI कार्ड होता है, और ऐसे पर्सन आप बोल सकते हो बेसिकली। इसमें भी कंडीशन क्या अप्लाई होती है? बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो टोटल मिला के NRIs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, इनके लिए ये एलिजिबिलिटी आपकी रखी गई है। फाइन। अब इंश्योरेंस इसके तहत कौन प्रोवाइड कर रहा है? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डेथ के लिए यहाँ पे टोटल डिसेबिलिटी मैक्सिमम कितनी रखी गई है? 10 लाख की रखी गई है। वहीं पे एयर एक्सीडेंट कवर दिया गया है आपका 50 लाख का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज secured a rupees 136 crore contract from the Ministry of Defence to supply high mobility vehicle 8x8 to enhance India's defense capabilities। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 136 करोड़ का? किस चीज़ के लिए? जो आपका हाई मोबिलिटी व्हीकल है 8x8 इसके लिए, और हमारी इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर हियर इज योर BEML, जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका व्हीकल है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा केरला के पलक्कड़ प्लांट में। ठीक है, जो BEML का केरला का पलक्कड़ प्लांट आपका है वहाँ पे इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस व्हीकल की खासियत क्या है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट कर सकता है, और इवन आपका 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता है। साथ में ही 5000 मीटर का अगर जो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अप टू 5000 मीटर अबव सी लेवल ये जो है काम कर सकता है इजीली। ठीक है, नाउ BEML की बात करेंगे तो इसके करंट CMD आपके हैं शांतनु रॉय। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। साथ में एक और चीज़ नोट करनी है कि जो आपकी BEML है, जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है BEML लिमिटेड, इस कंपनी में 54.03% का स्टेक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज 2024। तो 2024 का कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज जो है वो इनमें से कौन से शख्स को दिया गया है? ये दिया गया है आपका अशोक गोपाल को। और इनकी बुक जो है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, विच इज पब्लिश्ड बाय दी नवायाना, एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय द न्यू इंडिया फाउंडेशन। अगर अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो ये आपका 14 दिसंबर को होगी बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में। और इस अवार्ड में आपका कैश प्राइज दिया जाता है एज अ अवार्ड। यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का विद अ ट्रॉफी एंड अ साइटेशन।
अगर वहीं पे बात की जाए 2023 की, जो प्रीवियस ईयर, ये अवार्ड किसे दिया गया था? अक्षय मुकुल को, फॉर हिज बुक राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइफ ऑफ अगेया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर द 2025-2026 टर्म? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे री इलेक्ट किया गया है यूएन पीबीसी के लिए, पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए, फॉर द टर्म 2025-2026? तो आंसर हो जाएगा इट इज इंडिया। इंडिया को यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है। करंटली जो है इंडिया सर्व कर रहा है मेंबर ऑफ कमीशन, एंड इसका टेन्योर आपका 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2025-2026 टर्म के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। नाउ अब बात कर लेते हैं यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन की। तो यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है? ये एक आपकी एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम क्या होता है? सपोर्ट करना पीस एफर्ट्स को। ठीक है, नाम से पता चल रहा है पीस बिल्डिंग के लिए काम करती है ना, ऐसे याद रख सकते हो कि इसका काम होता है सपोर्ट करना पीस एफर्ट्स को। पीस के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करना ऐसी कंट्रीज में जिसमें कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली शांति का ये आपका काम है कि इसको क्या करना है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं शांति बनाए रखने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। ठीक है, नाउ यूएन पीबीसी को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2005 में, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिया वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, टोटल जो मेंबर्स हैं इनकी अगर बात करें, टोटल 31 मेंबर स्टेट यहाँ पे आपके हैं, एंड ये मेंबर्स इलेक्ट कौन करता है? दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसके करंट चेयरमैन आपके हैं सेर्गियो फ्रैंक डेनिस फ्रॉम द ब्राजील, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ इंडस्ट्री ऑफ एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन हैव अचीव्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ वेरियस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो रिसेंटली डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। किस चीज़ के? क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। और ये डिमॉन्स्ट्रेशंस जो किए गए हैं इनका मेन फोकस आपका है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये आप ऐसा समझो, एक एडवांस मेथड है किसी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने का। इनक्रिप्शन क्या होता है? लेट्स टेक द एग्जांपल, जब आप पासवर्ड डालते हो अपना, तो वो कुछ एस्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसे बोलते हैं इनक्रिप्शन, कि कोई इसे जो है समझ ना पाए। ठीक है, एक्चुअल में आपने जैसे ABCD अपना पासवर्ड रखा है, और ये एक्चुअल में ABCD ना होके चेंज हो जाए आपका एस्ट्रिक में या किसी और चीज़ में, तो उसे बोलते हैं आपका इनक्रिप्शन, कि हमने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, उसे किसी और फॉर्मेट में लिख दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो डेमो आपके हुए हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, इसमें से पहला आपका डेमोन्स्ट्रेशन है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का, विच वॉज ओवर दी और 50 किलोमीटर्स फाइबर लिंक, जो लैब में हुआ था। एक और यहाँ पे टेस्ट हुआ था आपका सेपरेट फील्ड टेस्ट का, विच डिमॉन्स्ट्रेटेड एंटेंजलमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर योर 8 किलोमीटर्स ऑप्टिक फाइबर। और ये दोनों ही टेस्ट आपके आईआईटी दिल्ली कैंपस में हुए थे। नेक्स्ट आपका टेस्ट जो है ये बताता है फ्री स्पेस एंटेंजलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे शोकेस किया गया था BBM92 प्रोटोकॉल्स को। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? बिटवीन टू टेबल्स, जो आपका 20 मीटर का और एक दूसरा था 80 मीटर का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। नेक्स्ट है हाइब्रिड एंटेंगलमेंट, जो बेसिकली जिसमें अचीव किया है हमने वेरी लो क्वांटम एरर रेट विच इज़ अराउंड 6% इन अ लेबोरेटरी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो देखो ये जो टेस्ट है ये इतने खास आपके हैं नहीं। क्वेश्चन क्या बनेगा वो यही है कि डीआरडीओ ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जो है यहाँ पे डेमो किया था, और ये डेमो किस चीज़ पे बेस्ड थे? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गढ़चोला द ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ डैश स्टेट रिसीव द GI टैग फ्रॉम द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड जो ये GI टैग है ये आपका वैलिड रहता है 10 सालों के लिए। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको नोट करना है कि ये 10 सालों तक वैलिड रहता है। क्लियर है? नाउ
अब कौन से स्टेट की ट्रेडिशनल साड़ी जो घरचोला है इसको आपका जीआई टैग दिया गया है, तो इट इज़ फ्रॉम दी गुजरात। ठीक है, गुजरात की ट्रेडिशनल साड़ी है जो वेडिंग्स में पहनी जाती है एंड ज़्यादातर ये ब्राइट कलर्स में आपको देखने को मिलती है, रेड, मैरून, पिंक जैसे कलर्स होते हैं जो इसको इन कलर्स में इसको ज़्यादातर देखा जाता है। नाउ ये गुजरात का 27th जीआई टैग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद उत्तराखंड फॉर इंटीग्रेटिंग हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उत्तराखंड के साथ रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, JICA द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा दिया जा सके इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है? अब यहाँ पे JICA जो है इन्होंने एक्चुअल में अग्रीमेंट साइन किया था उत्तराखंड की डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के साथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था अंडर दी प्रोजेक्ट कॉल्ड उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। क्लियर है? नाउ JICA की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है आपका तनाका आकिहिको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में और 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च द स्टेट लेवल निक्षय निर्माण अभियान जो 100 डे कैंपेन है, हेल्थ कैंपेन, जिसे रांची एम्स से जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द CM ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये जो आपका कैंपेन है 100 डे कैंपेन, इसका मेन एम क्या है कि हमें लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को हटाना है, इरेडिकेट करना है, और ये कैंपेन आपका खत्म होगा 24 मार्च 2025 को। क्लियर है? नाउ इसी के साथ इस इवेंट में जो CM है छत्तीसगढ़ के विष्णु दियोसाई, इन्होंने 3 एम्बुलेंस जो हैं वो भी लॉन्च की थी, साथ में ही इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था मोबाइल मेडिकल यूनिट का। ओके, next is, which state has become the first Indian state to fully adopt the government e-marketplace platform to achieve transparency and eliminate unethical practices in a public procurement? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फुली तरीके से अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेटफॉर्म को? बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ है आपकी बायर और सेलर की, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2016 में। और अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने फुली तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया है, और इसी अडॉप्शन के साथ ये एनुअली 2000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सेव करने वाला है। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, Dash became the first state in India to approve the development and promotion of Sports Act 2024 to promote the enhancement of a sports infrastructure and transparency in the player selection। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है इंडिया का, जिसने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को प्रमोट किया है? ठीक है, बेसिकली इन्होंने इसे अप्रूव किया है प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी प्लेयर सिलेक्शन। मतलब कि जो भी आपका प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है वो सही तरीके से हो। ठीक है, हमारी जो स्पोर्ट्स में ग्रोथ है वो अच्छी हो। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे आपका स्टेट हो या नेशनल लेवल हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जो भी काम आपका हो रहा है उसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो आपका पंजाब स्टेट है इन्होंने अप्रूव किया है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्पोर्ट्स एक्ट को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और जो ये आपकी नेशनल स्टेट पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना। ठीक है, नाउ इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि जो अकाउंट्स हैं आपके उनको मेंटेन करने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो इन अकाउंट्स को आपका मेंटेन करेंगे, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका अकाउंट होगा, राइट। और यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर 31 मई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इनको एनुअल स्टेटमेंट जो है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन सब के बारे में डिटेल देनी होगी। क्लियर है? साथ में ही नोट करना है जो पंजाब स्टेट
एक्ट है आपका 2024 का, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि 5 मेंबर कमेटी यहाँ पे स्टैब्लिश करनी होगी जो टीम और प्लेयर्स को सेलेक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें आपके जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर कोचेस और 2 आपके एमिनेंट प्लेयर्स होंगे। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, इनको स्टैब्लिश करनी होगी जो एड्रेस करेगी प्लेयर्स की अपील को विद इन 7 डेज। देन नेक्स्ट है आपका 5 मेंबर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, इनको जो है बनानी होगी जिसमें 3 फीमेल होनी चाहिए, 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए आपके, और आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। क्लियर है? नेक्स्ट है एक स्टेट लेवल कमेटी भी इनको यहाँ पे फॉर्म करनी होगी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट चीज जो मेंशन की गई है कि स्पोर्ट्स कैलेंडर इनको जो है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, ये कैलेंडर अपलोड होना चाहिए बाय 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल 31 मार्च को 31 मार्च तक ये कैलेंडर अपलोड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है ये फाइनलाइज करेंगे इस कैलेंडर को विद इन 30 डेज। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम भगवत सिंह मान है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ आधार वन टाइम पासवर्ड बेस्ड अकाउंट ओपनिंग ऑन इट्स 89th फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आधार OTP बेस्ड अकाउंट ओपनिंग सर्विस आपकी लॉन्च की है ऑन इट्स 89th फाउंडेशन डे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फाइन। और इस सर्विस के तहत जैसे कोई पर्सन है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है। कैसे? इसके पास एक आधार होना चाहिए इसका, और इस आधार से लिंक्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इसका काम चल जाएगा और ये इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा देगा। ठीक है, अब जैसे ये या तो बैंक की जो है ब्रांच में जाके ओपन करवा सकता है अपना अकाउंट, या फिर जो एप्स होती हैं आपकी बैंक की उसके माध्यम से ये अकाउंट ओपन करा सकता है। अब कराएगा कैसे? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ऐप का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐप में जाके ये अपना आधार नंबर जो है फिल करेगा और आधार से लिंक्ड जो नंबर होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को एज अ पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो है ये अपना अकाउंट ओपन करवा लेगा। ठीक है, तो ये सर्विस है आपकी आधार OTP बेस्ड अकाउंट की, जो 89th फाउंडेशन डे पे इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे लॉन्च किया गया था विच इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सर्विसेज। बेसिकली इस सर्विस के तहत जो है इस डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे वेबसाइट हो गया, उससे भी पेमेंट की जा सकती है, उससे भी पेमेंट रिसीव की जा सकती है, और ऐप के थ्रू भी पेमेंट रिसीव की जा सकती है। जैसे आपने शार्क टैंक में बड़े बार देखा होगा, वो पूछते हैं आपकी सेल्स कहाँ से आई है, कुछ बोलते हैं वेबसाइट से आई है, कुछ बोलते हैं ऐप के थ्रू आई है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन ने लिया है, ठीक है, जैसे XYZ कंपनी है, इसका कोई प्रोडक्ट है, जैसे हवन कप्स ही होते हैं आपके, ठीक है, वो ले लिया हमने। तो इस हवन कप्स को एक पर्सन है उसने जो है बाय किया ऐप के थ्रू, वहीं पे एक दूसरा पर्सन है उसने इसे बाय किया वेबसाइट के थ्रू। तो जो आपकी कंपनी है उसे वेबसाइट की तरफ से भी पेमेंट आया है, वेबसाइट से भी पेमेंट आ रहा है और इससे भी पेमेंट आ रहा है ऐप के थ्रू। तो यही आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सर्विसेज होती है, जो रिसेंटली इन्होंने जो आपके बिजनेस वाले होते हैं ना, करंट अकाउंट वाले, उनके लिए यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो इसके MD एंड CEO आपके हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी सुखु शिक्षा योजना 2024 टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, इनके CM द्वारा 6 स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च की गई थी, जिसमें से एक आपकी है इंदिरा गांधी सुखु शिक्षा योजना, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा एजुकेशन बच्चों की ऑफ विडोज, डेस्टिट्यूटेड वुमेन, डिवोर्स्ड वुमेन एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स जिनके होंगे, उनकी शिक्षा को, उनकी एजुकेशन को ये स्कीम सपोर्ट करेगी। और इस स्कीम के तहत 1000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, एंड इट विल कवर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ओके, नाउ अदर स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। जैसी दूसरी आपकी स्कीम है राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम 2024। इस स्कीम का बजट रखा गया है 6,680 करोड़ का, और इस स्कीम के तहत प्रमोट की जाएगी नेचुरल फार्मिंग। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपोजिट परचेज स्कीम। तो इस स्कीम के तहत परचेज किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एट ₹300 पर क्विंटल। साथ में ही नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम थी 2023 की, इसके तहत 16 ई टैक्सी ओनर्स को यहाँ पे बेसिकली जो ई टैक्सी है उनकी कीज प्रोवाइड की गई थी। साथ में मेंशन किया गया था कि 50% सब्सिडी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी विद अ व्हीकल लीज टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर द स्टेबल इनकम। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि स्टेट का प्लान है कि ये परमिट करेंगे 150 ई टैक्सी ओनर्स को बेसिकली परमिट यहाँ पे दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा इनको फर्स्ट फेज में इस स्कीम के। ठीक है, नेक्स्ट है HP सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, दैट इज HP शिवा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि 1292 करोड़ का HP शिवा प्रोजेक्ट जो है ये आपका इनॉग्रेट किया गया है डेवलप करने के लिए 6000 हेक्टेयर्स को फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, गुआवा, लीचीज, इन सब फ्रूट्स को यहाँ पे ग्रो किया जाएगा अक्रॉस दी 7 डिस्ट्रिक्ट, ये मेंशन किया गया है। और इनका एम क्या है, बाय 2032 इन्हें प्रोड्यूस करना है 1.3 लाख MT ऑफ फ्रूट एनुअली, जिसकी वैल्यू होगी 400 करोड़ की। ओके, एंड द लास्ट इज इन्होंने जो सीएम है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने 5 मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट जो है वो भी यहाँ पे उनको भी हरी झंडी दिखाई थी, जो बेसिकली सर्व करेंगे रिमोट एरियाज में जैसे किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, चंबा एंड साइली ब्लॉक में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड असेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विच रिप्लेस द डैश एक्ट। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रांट किया है, अपना असेंट दिया है भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को, जिसने रिप्लेस किया है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। और इसका प्राइमरी एम क्या है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एनहांस किया जाए और जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इम्प्रूव किया जाए एविएशन सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, विच इज मैनेज्ड इन दी इंडिया। अब बेसिकली जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था इसको क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिडंडेंसीज थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही थी और इसको ऑलरेडी 21 बार जो है अमेंड किया गया है। अमेंड मतलब होता है चेंजेस किए जाना। ठीक है, तो अमेंड इसको 9 डिकेड्स में इसको 21 बार जो है चेंज इसमें लाया गया है। फाइन, और अभी भारतीय वायुयान विधेयक 2024 से रिप्लेस किया गया है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। क्लियर है? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। अगर अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 3 अथॉरिटी जो है वो सेटअप की गई है। ठीक है, जैसे DGCA हो गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरसीइंग देम। तो ये 3 अथॉरिटी पहले भी थी, बट अब क्या यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरसी करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इसमें क्या बोला है, यहाँ पे एक प्रोविजन जो है ऐड किया गया है, अगर आप अपील करते हो DGCA या BCAs के ऑर्डर्स को, उनके अगेंस्ट में अगर आप अपील करते हो तो दे विल बी डायरेक्टेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और फर्दर अपील्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है जो बिल है, इट एम्पावर्स DGCA टू रेगुलेट नॉट ओनली दी मैन्युफैक्चर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो DGCA जो मैन्युफैक्चर, रिपेयर और मेंटेनेंस को देखता था, इसको रेगुलेट करता था, अब इनके अलावा ये डिजाइन और लोकेशंस जो है वो भी यहाँ पे उसमें भी अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, नाउ जो ये नेक्स्ट हमारा नया बिल आया है, इसका एम है एम्पावर करना गवर्नमेंट को so that they can make rules for investigation of any air accident or incident। जो भी इंसिडेंट होता है या एयर एक्सीडेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट जो है अच्छे जो है रूल्स लाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके अंदर नए रूल्स लाए जाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली गई है, जो ये नया बिल आया है, ये बेसिकली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर मैनेजिंग दी रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस, ये दोनों काम जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हटा के अब DGCA को ट्रांसफर करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोसेस है ये सिंप्लीफाई करेगा पायलट्स के लिए, मतलब सिंप्लीफाइड यहाँ पे प्रोसेस होगा पायलट्स के लिए, सो दैट दे कैन ऑब्टेन दी
ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अ सिंगल अथॉरिटी। पहले उन्हें अलग अलग अथॉरिटी से बात करनी पड़ती थी, अब यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी से ही ये प्रोसेस किया जा सकेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन यहाँ पे पेनल्टीज की बात भी की गई है इस बिल में, कि अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है, उनको वॉयलेट करता है, जैसे इलीगल कैरेज ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स एंड failure to comply with the aviation rules, then they have to go through the penalties। और पेनल्टीज यहाँ पे क्या की गई हैं कि 2 साल की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ में 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीजें लगाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर कंडक्टेड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो आपका फर्स्ट एडिशन यहाँ पे हुआ है एक्सरसाइज का, स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास। क्या नाम है इसका? अंतरिक्ष अभ्यास। तो इस एक्सरसाइज को आपका ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली, दिल्ली में हुई थी। और पहला एडिशन इसका था जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। कब से कब तक हुई थी? 11 से 13 नवंबर को ये हुई थी। और इसका मेन एम क्या था कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसको और अच्छा किया जाए, उसको बूस्ट किया जाए इन अ डोमेन ऑफ अ स्पेस वॉरफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी डिस्कशन हुई थी इस मीटिंग में, मतलब जो एक्सरसाइज थी, इसमें जो मेन एम था, ये जो आपके फोकस्ड एरियाज थे जिस पे डिस्कशन हुआ था, वो क्या क्या थे? इमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये तीनों चीज आपकी मेन फोकस पॉइंट यहाँ पे रहा था। ठीक है, डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसके करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट टू फैसिलिटेट पेमेंट्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स मर्चेंट्स के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेटीएम द्वारा पहला सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, विच इज पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स। ठीक है, इसे इन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो मर्चेंट हैं वो यूपीआई पेमेंट्स एंड रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो है एक्सेप्ट कर सके। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल विजन टू विक्ट्री अनलेशिंग इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम आपका है अजय ठाकुर। ठीक है, क्या नाम है? अजय ठाकुर। और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय द इनविंसिबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 इन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी एंड नेम्ड ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड, और इनको नेम किया गया है एज अ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर? तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए थ्रू द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो इन्होंने 2017 में लॉन्च किया था, परमानेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ओवर 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स वाया द बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से। इस इनिशिएटिव के लिए इनको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। और ये फर्स्ट आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी थी जिसने 2017 में लॉन्च किया था इस CSR इनिशिएटिव को। ठीक है, नेक्स्ट इस अवार्ड को रिसीव किया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड से, जो इनके डायरेक्टर हैं विनय रंजन, उनके द्वारा इसको आपका रिसीव किया गया था। एंड इसकी सेरेमनी आपकी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड के आपके चेयरमैन है PM प्रसाद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL and Central Depositories Services Limited that is CDSL in collaboration with SEBI, integrating CDSL's MySE and NSDL's SpeedE app। तो recently NSDL and CDSL ने जो है कोलैबोरेशन किया है सेबी के साथ। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है सेबी के साथ एंड इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है जो बेसिकली जो काम आपका CDSL की ऐप MySE एंड NSDL की ऐप SpeedE करते थे, अब ये दोनों के ही काम आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। बेसिकली जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट CDSL से रिलेटेड हैं,
और NSDL से रिलेटेड हैं, अब वो दोनों आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट है CDSL के साथ, ठीक है, आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो CDSL के साथ, और वहीं पे आपका दूसरा अकाउंट है जो NSDL पे डील कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको अलग अलग दो ऐप में जो है जाके अपना काम ना करना पड़े, इसीलिए इन दोनों ने मिलके एक नई ऐप निकाली है, एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद सेबी। क्लियर है? नाउ अब जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये देख सकते हो, आपकी शेयर होल्डिंग देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक चीज नोट कर लीजिए, जो NSDL है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन सा है? आपका NSE है, ठीक है। NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं पे CDSL की बात करें तो CDSL का आपका प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्लियर है? एक और चीज नोट कर लीजिए, जो CDSL है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट ओपनड में, ठीक है। मतलब डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी डिपॉजिटरी किसमें आपको मिलेगी? CDSL में आपको मिलेगी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, जो NSDL है, इसके कारण MD एंड CEO हैं विजय चंदू, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो MD एंड CEO नेहर वोरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, ठीक है। एक ये चीज याद कर लो, नेशनल सिक्योरिटीज है तो नेशनल NSE को याद करना है, NSE को, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो N से NSE और NSD, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे CDSL के लिए चलो एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, दूसरा का BSE है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025, जो ऑब्जर्व किसने किया था? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे ऑब्जर्व किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। ये आपकी थीम थी 2025 की, ठीक है। 2025 का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी RBI द्वारा, सो दैट कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है। नाउ ये वीक आपका 24 से 29 फरवरी तक 24 से 28 फरवरी तक चला था, ठीक है। एंड RBI की अगर हम बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं RBI की भी, तो RBI के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के ये आपके गवर्नर हैं? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल। रथ सप्तमी बेसिकली आपका बर्थडे है सूर्य देवता का, एंड उसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट फेस्टिवल आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, दैट इज आंध्र प्रदेश द्वारा रथ सप्तमी को डिक्लेयर किया गया है स्टेट फेस्टिवल, और ये आपका ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा 4 से 6 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट इन फ्लोरिडा, USA। तो इनमें से कौन सी इंडियन सैटेलाइट है जिसे SpaceX से लॉन्च करवाया गया था? इट इज योर GSAT-20। इसरो ने यहाँ पे GSAT-20 को लॉन्च करवाया था SpaceX से, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है? GSAT का जो वेट है ये कितना है आपका? इट इज योर 4700 kg, और इंडिया का जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है ना आपका LVM-3, उसका ही वेट आपका 4000 kg है। तो 4000 kg वाली चीज 4700 kg के सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे इसरो ने ये लॉन्च करवाई थी SpaceX से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, GSAT-20 को GSAT-N2 के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन, अब GSAT-20 का जो मिशन लाइफ है कितना है? 14 ईयर्स का है। डेवलप किसने की थी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई थी, और इवन जो ये आपका अग्रीमेंट हुआ था SpaceX के साथ, वो भी न्यू स्पेस इंडिया ने किया था। नाउ लॉन्च कॉस्ट इसकी कितनी है? अराउंड 60 to 70 मिलियन US डॉलर की, विच इज अप्रॉक्स 500 करोड़, ठीक है। इंडियन रुपीज में ये आपका लगभग 500 करोड़ के आसपास है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो गोवा बेस्ड कंपनी है आपकी, वर्थ रुपीज डैश टू प्रोक्योर 6 एयर कुशन व्हीकल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका कितना, मतलब यहाँ पे जो डील है उसका अमाउंट क्या था, इट इज़ रुपीज़ 387.44 करोड़। तो ये इतने की डील थी जहाँ पे ये कंपनी 6 एयर कुशन एयर व्हीकल्स आपको बेसिकली देगी किसे, इंडियन कोस्ट गार्ड को। फाइन। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली हैं परमेश शिवमणि। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1977 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द बांग्लार बारी हाउसिंग स्कीम फॉर द रूरल पुअर अक्रॉस द स्टेट। तो नाम से पता चल रहा है बांग्ला, दैट मीन्स बांग्ला, और बांग्ला आपका किसे हम बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है बांग्लार बारी स्कीम, जिस स्कीम के तहत जो पुअर लोग हैं उनको हाउस बनाने के लिए, उनका घर बनाने के लिए अमाउंट यहाँ पे जो है इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। और टोटल जो फंडिंग है वो आपका स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ 14,773 करोड़ इस स्कीम के लिए। और इस स्कीम के तहत जो आपके गरीब लोग हैं उन फैमिली को ₹1.20 लाख का अमाउंट दिया जाएगा फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। वहीं पे जो लोग आपके जंगल महल और दार्जिलिंग जैसे जगहों पे रहते हैं, हिली एरियाज में, उनको जो है 1.30 लाख तक का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस। ठीक है, इसी के साथ ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गंगा सागर सेतु, जो 5 किलोमीटर का आपका ब्रिज है, एंड ये ब्रिज आपका बनाया जाएगा ओवर दी मुरी गंगा रिवर। ठीक है, और इसके लिए टोटल एलोकेशन दी गई है आपकी 1500 करोड़ की। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टी ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स पे, तीनों पे ही आपकी जो है पेनल्टी लगाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इन्होंने वायलेट किए हैं आरबीआई के नॉर्म्स को। ठीक है, नाउ जो आपका सिटी बैंक है इस पे 39 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है इस पे आपकी 6.20 लाख की पेनल्टी लगी है। वहीं पे जो जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड है इस पे आपका 1.50 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, के बाला सुब्रमण्यन, जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था। देन इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एस्टैब्लिश किया गया था 1902 में। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं आपके बलंगत नारायण रविंद्र बाबू। देन हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। ऐसे ही जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स जो हैं इसके एमडी एंड सीईओ हैं आदि पटेल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट इज, which state has launched the युवा शुद्धि अभियान and एंटी नार्कोटिक कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अमंग द यूथ। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है युवा शुद्धि अभियान टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज? इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, और ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारतीय नर्सेस एंड अलाइड संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ बिजली सखी योजना टू एम्पावर विमेन। तो बिजली सखी योजना स्कीम को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो सीएम है आपके विष्णु दियो साई, इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी विमेंस, यहाँ पे जो विमेंस होंगी बेसिकली उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो मीटर रीडिंग, आप सभी को पता है आप सभी के घर में मीटर होगा, तो मीटर की रीडिंग पे बेस्ड आपका बिल बनता है। तो वो बिल देने के लिए कोई पर्सन आता है आपके यहाँ। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनको बेसिकली कुछ जगहों पे, जो खासकर ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे ये चीज़ कम्युनिकेशन करना और ये मीटर का बिल देने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि विमेंस को यहाँ पे तैयार किया जाए। वहाँ पे जो लोकल विमेंस होंगी उन्हीं को यहाँ पे जो है ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो कम्युनिकेट करें। और जहाँ पे डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, ठीक है, मीटर रीडिंग के लिए के रिलेटेड, तो वहाँ पे इन सखियों को बेसिकली वो भेजेंगे और काम और अच्छे से हो पाएगा। सिमिलरली आप ऐसा देखो, जैसे कोई सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है,
जैसे आप कोई बाहर की सिटी से आए हो, ठीक है, बाहर की सिटी से आप आए हो, आप गांव में चले जाते हो या आप कहीं भी घूमने चले गए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका लैंग्वेज अलग है और दूसरे पर्सन का लैंग्वेज अलग है, तो आपके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो आपकी बात दूसरे पे कन्वे करे। तो यही चीज़ यहाँ पे एक तरह से की जा रही है जो ट्राइबल एरियाज में है, ठीक है। तो उनके अगर लोकल पर्सन को हम अच्छे से काम समझा दे और उनके ज़रिए काम करवाएं तो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा और कुछ भी चीज़ जो है अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगी, ठीक है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे 21 विमेंस को अपॉइंट किया जाएगा एज अ बिजली सखी, और पर मंथ उनको यहाँ पे 4,000 से 6,000 तक की सैलरी दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 9th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड 28th फ्लाइट फॉर द न्यू शेपर्ड प्रोग्राम। तो ये कंपनी आपकी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ब्लू ओरिजिन ने रिसेंटली इनका 9वां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है कंप्लीट किया है जिसमें 6 टूरिस्ट आपके थे एंड 28th फ्लाइट फॉर न्यू शेपर्ड प्रोग्राम इन्होंने जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, जो एमिली डॉन कैलेंड्रेली है, ये आपकी 100 विमेन बनी है जो ट्रैवल कर रही हैं आपकी स्पेस में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नाउ ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ब्लू ओरिजिन जो है ये एक यूएसए बेस्ड लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपको वॉशिंगटन यूएसए में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना टू सर्व न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टू दी स्टूडेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को लॉन्च किया है ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आफ्टर प्रेयर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है अंडर दी सुपोषित गुजरात मिशन, ठीक है। कौन से मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है? सुपोषित गुजरात मिशन के तहत। और इस स्कीम में जो स्टूडेंट्स आपके प्री प्राइमरी से 8th क्लास तक या 8th ग्रेड तक के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और कितना एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है इसके लिए? तो 617 करोड़ रुपीस का, ओके। साथ में ही मेंशन किया गया है जो बच्चे ट्राइबल या डेवलपिंग एरिया से होंगे उनको 200 ml फ्लेवर्ड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी दूध संजीवनी योजना। और इवन यहाँ पे आफ्टरनून रेसेस के लिए स्नैक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इनको टू दी 15.05 लाख स्टूडेंट्स इन दी 81 तालुकास, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जो चीफ है आपके आर्मी स्टाफ के, ही अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट स्कॉलर्स टू 4 बटालियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री की कौन सी 4 बटालियन थी, इनमें से कौन सी इन्फेंट्री है जिसकी 4 बटालियन को जो है इन्होंने प्रेसिडेंट स्कॉलर दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। और ये आपका जो प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड जो है इसे निशान भी बोला जाता है जो हाईएस्ट ऑनर माना जाता है मिलिट्री यूनिट में। एंड जो इवेंट है ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था अहिल्यानगर महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये मैकेनाइज इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल जो आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये इवेंट आपका हुआ था जिसमें मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट 26 एंड 27 बटालियन को ये कॉलर दिया गया था और ब्रिगेड ऑफ गार्ड जो है उसके 20th एंड 22nd बटालियन को ये आपका ऑनर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट इज जो आईआईटी मद्रास है इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है इंडिया का फर्स्ट 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इस हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की, which is set to connect which 2 cities of Maharashtra and it will reduce the travel time between these 2 cities by just 25 minutes। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने जो है कंप्लीट किया है हाइपर टेस्ट ट्रैक जहाँ पे बेसिकली 25 मिनट में मुंबई और पुणे के बीच की दूरी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, या बोल सकते हो जहां घंटों लगते थे वहां अब बस 25 मिनट में ये दूरी आप तय कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो कैप्सूल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 24 से 28 पैसेंजर को जो है कैरी कर सकती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और इस ट्रैक को डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज अलॉन्ग विद आईआईटी मद्रास, आविष्कार हाइपरलूप टीम एंड टूर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एट दी आईआईटी मद्रास। तो इनके कोलैबोरेशन से इसे डेवलप किया गया है। हाइपरलूप क्या होता है? ये आपकी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे एक आपकी लो प्रेशर ट्यूब है और इसमें ये कैप्सूल रहेगा,
ठीक है। और ये जो बेसिकली सारा सिस्टम जो यहाँ पे चलेगा वो होगा आपका जीरो एमिशन से। बेसिकली यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए हैं, सोलर एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट करके यूज किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी एमिशन, कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो काफ़ी सही चीज़ है ये। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी स्पीड की, तो स्पीड आपकी जो है इट इज़ अलाउड टू पॉड टू अ ट्रैवल स्पीड ऑफ अप टू 1100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो स्पीड रहेगी वो आपकी इतनी हो सकती है। एंड ऑपरेशनल स्पीड जो रखी गई है ये आपकी है 360 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, ये आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हो। और एक और चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसने प्रपोज किया था? एलोन मस्क ने। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच कंट्री assumed the chairmanship for the first time of a 68th session of the United Nations Commission on Narcotic Drug। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली चेयरमैनशिप आपकी जो है अज्यूम की है 68th सेशन की यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग की? तो इट इज योर इंडिया। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे अज्यूम की है चेयरमैनशिप। और यहाँ के आपके एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन की, इन्होंने अज्यूम की थी ये चेयरमैनशिप। ओके, नाउ यूएनसीएनडी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। एंड इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन नवंबर एक्वायर्ड रिलायंस कैपिटल लिमिटेड फॉर ₹10,000 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर किया है आपका रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को? इट इज योर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, जो आपका कंपनी, जो आपकी बेसिकली कंपनी है अंडर दी हिंदुजा ग्रुप लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन नवंबर विच कंपनी हैज अनवील्ड Fireflies, a constellation of a 6 next generation hyperspectral satellite। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने अनवील किया है इस Fireflies को, जिसमें 6 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स का ये कॉन्स्टलेशन बनाया गया है? तो इट इज योर पिक्सल। ठीक है, कौन सी कंपनी है? पिक्सल कंपनी है। और ये इसे लॉन्च करेगी 2025 में। और साथ में ही इनका प्लान है कि ये इसे 6 नेक्स्ट जनरेशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से 24 सैटेलाइट्स का इनका प्लान है कि ये इसमें ऐड करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द यूनियन मिनिस्टर रामा मोहन नायडू recently unveiled the centenary celebration logo of नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली जो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसे 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं अभी 21 दिसंबर को। एंड इसी ओकेजन पे इन्होंने यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन लोगो जो है वो अनवील किया था। एंड हेयर क्वेश्चन इज कि जो आपका ये एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लोकेटेड इन दी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे सैनिटरी सेलिब्रेशन लोगो इनका अनवील किया गया था। इसी के साथ इस इवेंट में उड़ान यात्री कैफे जो है वो भी ओपन, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये अनाउंसमेंट की गई थी कि ये ओपन होगा इस एयरपोर्ट पे। एंड जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है उसके तहत जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होंगे उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को ये और एनहांस करेगा। ठीक है, यहाँ बाय प्रोवाइडिंग दी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल meals। Now next आपका क्वेश्चन है, डैश become the first union territory in the country to fully implement the भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो 3 क्रिमिनल लॉ आपके लाए गए थे उनको फुली इंप्लीमेंट किया गया है कौन सी यूनियन टेरिटरी में? इट इज योर चंडीगढ़। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंडीगढ़ में इन तीनों क्रिमिनल लॉ को फुली इंप्लीमेंट किया था। और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है इन्होंने अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ जून कि 1 जुलाई 2024 से ये तीनों क्रिमिनल लॉ जो है आपके इफेक्ट में आएंगे, ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी। और चंडीगढ़ अभी जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने फुली इंप्लीमेंट किया है इन तीनों क्रिमिनल लॉज को। ठीक है, कौन कौन से क्रिमिनल लॉज हैं आपके? भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आ जाता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला आपका है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। ठीक है, इसके तहत द एक्ट रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो क्रिमिनलाइज करता है एक्ट जैसे रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है मैक्सिमम एज विक्टिम की
16 से इसे 18 साल कर दिया गया है इन केस ऑफ अ गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे नए एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं। 358 सेक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे 511 सेक्शंस को ऑफ अ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसी के साथ नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 20 न्यू क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड जो इनप्रिजनमेंट सेंटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं 33 क्राइम्स के, साथ में ही 83 क्राइम्स के यहाँ पे फाइन बढ़ा दिए गए हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मैंडेट्स मिनिमम पनिशमेंट फॉर 23 क्राइम्स। ओके, इसके अलावा जो एक्ट है, इट कंसिडर्ड मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इसको अब ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है पेनल्टी का भी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्ट एलिमिनेट्स द सेडिशन एज एन ऑफेंस। तो सेडिशन को एलिमिनेट किया गया है एज एन ऑफेंस। ठीक है, बट इट रिटेन्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेडिशन सच एज टू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेल्शन or encourage the feeling of a separatist activities or endanger to the sovereignty or unity of and integrity of India. Okay, now इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं ऑफेंसेस, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इसी टाइप के जो अदर आपके केसेस होते हैं या यहाँ पे जो है ऑफेंसेस होते हैं, इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने जो है माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताए गए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, और यहाँ पे पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड यहाँ पे फाइन लगा जा सकता है 10 लाख का। ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड मिनिमम फाइन ऑफ अप टू 5 लाख। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है द एक्ट रिटेन्स द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ 7 year, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ 12 years बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता, जो आपका रिपील कर रहा है CRPC 1973 को। ठीक है, विच गवर्न्स प्रोसीजर ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल फॉर ऑफेंस। तो ये बेसिकली बताता है प्रोसीजर। ठीक है, इन सब चीज़ों का ये प्रोसीजर बताता है। नाउ इस एक्ट में 531 सेक्शंस आपके हैं और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए गए हैं। इन्होंने क्या बोला है, एन इंक्रीज फ्रॉम अ 484। तो पहले यहाँ पे 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 177 प्रोविजन जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, 9 यहाँ पे न्यू सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शंस लाए गए हैं, एंड इट इनकॉर्पोरेट्स 44 न्यू प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, साथ में इट इंक्लूड्स टाइमलाइन इन अ 35 सेक्शन अलॉन्ग विद ऑडियो वीडियो प्रोविजन, और 14 सेक्शंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं। फाइन, नाउ ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ 7 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर। ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का। ओके, नाउ जो ये एक्ट है आपका, इट अलाउज अप टू 15 days ऑफ पुलिस कस्टडी, जो आपकी विच कैन बी ऑथराइज्ड इन अ पार्ट ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 days, या फिर आपका 60 और 90 days पीरियड ऑफ अ जुडिशियल कस्टडी। This may lead to a denial of a bail for an entire period if the police has not exhausted the 15 days custody. ये सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि जो एक्ट है ये रिटेन करता है CRPC का 1973 का एक्ट। ठीक है, प्रोविजन, जिसमें कहा गया है इफ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन अ डिटेंशन हैज अ राइट टू गेट अ बेल। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका एक्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो प्रोविजन है, ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो यहाँ पे हमने बात की उसकी बात हो रही है, एंड पर्सन्स अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन अ मल्टीपल ऑफेंसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ अ मैक्सिमम सेंटेंसेस। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है इसने 1/3 जो है सजा पूरी कर ली है मैक्सिमम सेंटेंस, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, तो उसे बेल मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो एक्ट है, इट रिटेन अ प्रोविजन ऑफ अ CRPC 1973, जहां पे कहा गया है जो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, बट हैज ऑल्सो एक्सपेंड
एक्सपैंड इट टू फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल। ठीक है, जो ये प्रोविजन है ऑफ दिस एक्ट ये एप्लीकेबल है आपका टू पर्सन who has not been arrested. Okay, now next point क्या बोल रहा है, the act permits the use of handcuffs in various type of cases including organized crime, जैसे किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, ये रिवील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को। ठीक है, इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजन ऑफ IEA 1872 जैसे कन्फेशन, रेलिवेंस ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, दिस एक्ट विल एनकम्पसेस 170 प्रोविजन जो रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल 167। ठीक है, पहले 167 थे, अभी ये 170 प्रोविजन हो गए हैं। ठीक है, इट मॉडिफाइड 24 प्रोविजंस जो ऐड करते हैं न्यू, यहाँ पे 2 नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं एंड 6 सब प्रोविजंस एंड रिपील 6 प्रोविजंस। ठीक है, दिस एक्ट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस जैसे डॉक्यूमेंट्री और ओरल। ठीक है, ये क्लासिफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ डॉक्यूमेंट। देन एक्ट एक्सटेंडेड द definition of a joint trial in a which trial of a multiple person where accused has conduct or has not responded to an arrest warrant. ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू कैटेगरीज जैसे सेकेंडरी एविडेंस आर ओरल एंड रिटन एडमिशंस एंड टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन who has examined the document and is skilled to examine the document. Okay. नेक्स्ट बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, जैसे अभी हमने पढ़ा चंडीगढ़ पहली आपकी यूनियन टेरिटरी बनी है, जिसने पहली जगह बनी है जिसमें ये आपके 3 क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट हुए। कौन कौन से क्रिमिनल लॉ है, पहला है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 जिसने रिप्लेस किया है ब्रिटिश एरा इंडियन पीनल कोड को 1860 के। देन नेक्स्ट आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023, इसने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ठीक है, और ये आपके इंडिया में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे ये सारे आपके जो लॉज हैं दे आर अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल थ्रू भाषिणी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये वाली एप्लीकेशन में ये सारी आपके लॉज अवेलेबल हैं, इनके बारे में आप देख सकते हो। साथ में ही ई वार्ता फैसिलिटी जो है वो भी आपकी लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी चंडीगढ़ में बिटवीन पुलिस, जुडिशरी, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन एंड जेल, ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, एंड ये कम्युनिकेट करेंगे इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो ये प्रोग्राम है इट ऑल्सो शोकेस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज, जिसमें यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एडवांस फॉरेंसिक मेथड्स का एंड डिजिटल एविडेंस का सॉल्व करने के लिए क्राइम्स को। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।